हम्म तो अभी जो है हमने जो है पहले लेक्चर में रिडॉक्स रिएक्शन में हमने देखा था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जिसमें एक ही रिएक्शन के अंदर हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिले। ठीक है, वो होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, और फिर हमने वहाँ पर हमने उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालनी सिखाई थी, है ना। तो वो भी हो गया था। ठीक, अब चीज़ें आती हैं कि कुछ रिडॉक्स रिएक्शन पे ना आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं बैलेंसिंग के ऊपर। तो उसके लिए ना बहुत सारे मेथड बना रखे हैं। जैसे कि एक मेथड होता है हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक, जिसमें हम हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन वगैरह लिखते हैं। फिर एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में कुछ एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव ऐसे कुछ ऐड वैड करते हैं। ठीक, लेकिन अब आप एग्ज़ाम में या तो इतना बड़ा प्रोसेस कर लो, क्योंकि उसका प्रोसेस तो बड़ा है ना। ठीक, या तो आप वैसे कर लो, या फिर आप अपनी 8-9 क्लास की केमिस्ट्री लगाकर, ठीक है, थोड़ा जल्दी से नहीं तो एटलीस्ट ये गारंटी रहेगी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यहाँ से आपका। ठीक है, तो आप एक ट्रिक है उससे कर लो, क्योंकि मैं इस ट्रिक पे ही निर्भर था अपने नीट में। अब जैसे देखो सवाल कैसे पूछता है आपको, ये इसने आपको रिएक्शन दे दिया, इसने आपको रिएक्शन दे दिया ना पूरा का पूरा, इसने आपको पूरा का पूरा रिएक्शन दे दिया ना। अब देखो वो कहेगा कि आप इसमें ए बता दो, बी की वैल्यू बता दो और सी की वैल्यू बता दो, जो इन्हें H2O के आगे लिखा है कि भाई एक H2O आएगा, 2 H2O आएंगे, या फिर यहाँ पे एक MnO4 आएगा, 2 MnO4 आएंगे, वो बता दो, या फिर यहाँ पे 3 I आएंगे या फिर एक I आएगा, ये बता दो। ठीक, तो इसके लिए ना बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी। ठीक, तो आप पहला ऑप्शन पकड़ो, जो क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दे रखा है वो रखा है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। ठीक, तो आप पहले वही डाल के रिएक्शन को वापस लिख लो। ठीक, यही जैसे इनने ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो H2O लिखा रहने दो। बी की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो 2 MnO4 माइनस, प्लस सी की वैल्यू 3I माइनस। और देखो इनने प्रोडक्ट की साइड हमें सब कुछ बैलेंस दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 MnO2 प्लस IO3 माइनस प्लस 2 OH माइनस। अब जैसे एक चीज़ बताओ, जितने H इधर होंगे उतने इधर भी होने चाहिए। ठीक है, जितने हाइड्रोजन इधर आएंगे रिएक्टेंट की साइड, उतने प्रोडक्ट की साइड भी आने चाहिए, तभी तो रिएक्शन बैलेंस होगी। तो देखो LHS में पहले गिन लो और RHS में गिन लो। पहले गिनो LHS में हाइड्रोजन कितने हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, H2 दे रखा है, तो यहाँ पे पहले लिख लो हाइड्रोजन की गिनती भैया 2 है। और यहाँ पे कितनी है, 2 OH दे रखा है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की गिनती कितनी है, 2। तो हाइड्रोजन तो अपनी अपनी जगह ठीक है, बैलेंस है। बात आती है अगली चीज़ की। और जैसे मैं आयोडीन को पकड़ लूँ, ठीक, आयोडीन LHS में कितना दे रखा है 3, और RHS में कितना दे रखा है I, सिर्फ I। ठीक, तो RHS में हो गया 1, तो क्या ये बैलेंस है, नहीं। तो पहला ऑप्शन जो हमारा 1 2 3 था वो यहीं पर हो गया रिजेक्ट। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे जब हमने वैल्यू डाल के देख ली तो यहाँ पे 3 I आ रहा है LHS में, और RHS में हमें एक ही I दे रखा है आयोडीन। अब हम दूसरा कोई ऑप्शन डाल के देखेंगे, जैसे ये वाला है 1 2 1, ये डाल के देखेंगे। ठीक, अब जैसे देखो H2O डाल दिया, क्योंकि देखो A की वैल्यू 1 दे रखी है तो H2O तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, B की वैल्यू दे रखी है 2 MnO4 माइनस, प्लस C की वैल्यू दे रखी है 1, तो ये होगा I माइनस। ठीक, और प्रोडक्ट को एज इट इज कॉपी और पेस्ट कर दो। H माइनस, हाँ, अब देखो
यहाँ पे हाइड्रोजन की गिनती कितनी है LHS में? H2 है तो 2। यहाँ पे कितनी है? 2OH है तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 2। ठीक, ऑक्सीजन काउंट, अब Mn काउंट करो। Mn यहाँ पे कितने हैं? 2Mn। यहाँ पर कितने हैं? 2Mn। तो Mn भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी Mn हमारे 2 है। फिर आता है ऑक्सीजन काउंट करो। ऑक्सीजन देखो H2O का एक ऑक्सीजन आ गया, 1 + 2 4 ज़ा, चलो ऐसे देखो ऑक्सीजन का, देखो H2O में से एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, +2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर है टोटल 9 ऑक्सीजन। और यहाँ पर कितने हैं? 2 2 ज़ा, देखो 2Mn और 2 है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऐसे मल्टीप्लाई में है 2, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 2 ज़ा 4, प्लस IO3 में भी 3 है, 3 प्लस OH में भी 2 है तो 2, यहाँ पर भी हो गया 9। अब आता है आयोडीन। आयोडीन LHS में 1 है, आयोडीन RHS में भी 1 है। तो देखो इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो आपस में इक्वल इक्वल आए। तो ये रिएक्शन हो गई अब बैलेंस। ठीक, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा क्या बैठा? C ऑप्शन हमारा ठीक बैठा। और ये जो आपका सवाल था, ये सवाल था आपका नीट का। तो देखा, ये सवाल आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। बस आपको थोड़ा एक बार ये ऑप्शन डाल के आप चेक कर लेना कि कौन कौन सी चीज़ें इक्वल आ रही है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब एक बड़ा सा मेथड होता है कि उस मेथड से पहले यहाँ पे ये लगाओ, वहाँ पे वो लगाओ, तो उससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होना है, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे जाने से। इससे करो, जल्दी कर पाओगे और इससे कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं 9th 10th क्लास में। ठीक, तो इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा हमको। तो ये हम ऐसे कर लेंगे इजी वे में। अब आता है इसका अगला टॉपिक इस चैप्टर का, इक्विवेलेंट मास। ठीक, तो इक्विवेलेंट मास का एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो वो कैसे होता है, मैं बताता हूँ आपको। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। KMnO4 में देखो Mn की पहले अपने को वो निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सिखाई थी आपको, चलो निकालो। देखो K की होती है +1, प्लस Mn की निकालनी है तो इसे x मान लो, ठीक है। O की होती है -2 और -2 × 4 = 0, तो यहाँ पे x की आ गई +7, तो यहाँ पे Mn की वैलेंसी आ गई +7 और यहाँ पे कितनी रखी है +2। ये +7 है, ये +2 है, डिफरेंस कितने का आया? 3 4 5 6 7, 5 का डिफरेंस आया। और यही वो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो देखो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा KMnO4 का अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है यहाँ पे? 5 का, तो हो गया 5। तो ये आ गया इसका इक्विवेलेंट मास। अब देखो मैं बताता हूँ, ये सवाल ना बहुत फेमस सवाल है कि KMnO4 को जब हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो उसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है। देखो बच्चा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसकी ना फिक्स है, सिर्फ इन 3 चीज़ों पे ना सवाल फिक्स है। देखो क्या होता है, जब हम KMnO4 को एसिडिक मीडियम में डालते हैं तब वो Mn2+ में ही चेंज होता है। जब हम KMnO4 को एसिडिक मीडियम में डालते हैं तब वो Mn2+ में ही चेंज होता है। मैं फिर से बोलता हूँ, जब हम KMnO4 को एसिडिक मीडियम में डालते हैं तब वो Mn2+ में ही चेंज होता है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ फिक्स हो गई हमेशा के लिए। तो देखो अगर हमेशा के लिए फिक्स हो गई
तो देखो फिर अगर वो यहाँ से हमेशा फिर +7 से +2 में ही जाएगा, तो लॉस कितने का होगा? लॉस अगेन 5 इलेक्ट्रॉन का। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास अपन 5 इलेक्ट्रॉन। समझे? चलो अब देखो, अब सेम फिर KMnO4 दे रखा है हमें अगले केस में। तो हमें पता है भी भाई KMnO4 में Mn हमारा +7 में होता है, हमने अभी निकाला है ऊपर। लेकिन यहाँ पे है MnO2, तो अब यहाँ पे Mn वाले की निकालनी पड़ेगी ना। तो x - 2 × 2 = 0, x हो गया +4। अब देखो ये +7 से +4 में जा रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास अपॉन कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7 - 4, 7 - 4 3, तो ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास। अब देखो यही सवाल आएगा कि KMnO4 अपने एसिडिक मीडियम में कौन से कंपाउंड में चेंज हो जाता है? और सॉरी KMnO4 अपने न्यूट्रल या फिर स्लाइटली बेसिक मीडियम में कौन से कंपाउंड में चेंज होता है? ऑप्शन लिखे होंगे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा MnO2। तो आपको वहाँ पे टिक करना है, क्योंकि ये फिक्स है। देखो जैसे कि एसिडिक में फिक्स था ना कि KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में Mn2+ में चेंज हो रहा था यहाँ पर, ठीक, ये फिक्स है। ऐसे ही इसमें फिक्स है कि KMnO4 न्यूट्रल या फिर हल्का सा बेसिक सोल्यूशन में वो MnO2 में चेंज होता है। और अगर वो MnO2 में चेंज होता है तो इस सोल्यूशन में उसका ये भी फिक्स रहेगा इक्विवेलेंट मास, कि भाई वो मॉलिक्यूलर मास अपॉन 3 हो जाएगा। समझे? अब आता है इसका तीसरा केस। अब देखो फिर से KMnO4 दे रखा है, इसकी तो हमें पता है कि भाई Mn की यहाँ पे +7 आएगी। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर के सारे निकालने सिखाया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से रिवाइज करवाया ना अभी इन क्वेश्चंस में। अब इसकी आप खुद निकालोगे। तो मैं बता देता हूँ, ये चेंज होता है +6 में। ये +7 से +6 में चेंज होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। और K2MnO4, ये जो कंपाउंड है K2MnO4, इसको कहते हैं बेयर्स रिएजेंट, और ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। इसे कहते हैं बेयर्स रिएजेंट, और ये होता है बहुत ज़्यादा बेसिक। चलो मैं आपको फिर से बताता हूँ, जल्दी से सुन लो। एसिडिक मीडियम में KMnO4 चेंज हुआ था हमारा Mn2+ में, ठीक। और हमने इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला था? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 7 - 2 5। फिर न्यूट्रल या फिर स्लाइटली बेसिक सोल्यूशन में KMnO4 चेंज हुआ था हमारा MnO2 में। और यहाँ पे 7 थी इसकी प्लस, और यहाँ पे था +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 7 - 4, जो कि होता है 3, ठीक है। और बेयर्स रिएजेंट या फिर स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन में KMnO4 चेंज होता है K2MnO4 में। तब डिफरेंस कितने का आया? 1 का। तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1, ठीक, सॉर्टेड, आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा H2O2 से चेंज हो रहा है O2 में। तो अब याद करो, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 का नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक। और हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती थी? क्या वो -2 होती थी या -1 होती थी? तो वो -1 होती थी। और यहाँ पे ऑक्सीजन किस में? फ्री स्टेट में। यहाँ ऑक्सीजन को कुछ चार्ज थोड़ी लिखा हुआ है, कुछ लिखा थोड़ी है, ये फ्री स्टेट में है ना, तो ये हो जाएगा 0।
अब देखो -1 से 0 हो रहा है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। तो 1 ऑक्सीजन के लिए 1 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे है कितने ऑक्सीजन? 2। 2, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। ठीक है, हमने यहाँ पे -1 क्यों लिया? -1 लेने का मतलब ये था क्योंकि परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ली जाती है। ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करो पहले तो। ठीक है, कर लिया पॉज करके? अब मैं बताता हूँ। अब देखो, पहले Al2O3 में हम Al की निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे Al दे रखा है ना, तो Al2O3 में Al की निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2x - 2 × 3 = 0। x की वैल्यू आ जाएगी +3। ये चेंज हो रहा है हमारा +3 से लेके 0 में। ठीक, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 - 0 3 का डिफरेंस 3 का आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या एल्यूमिनियम 1 है या फिर 2 है? 2 एल्यूमिनियम है ना यहाँ पे। तो अगर 1 एल्यूमिनियम के लिए 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 एल्यूमिनियम के लिए 6 का डिफरेंस भी आएगा ना। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन 6। ऐसे निकालना है आपको। अब देखो, अब अगला टॉपिक आता है बेसिडिटी एंड एसिडिटी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात, आप कभी ये मत कहना कि एसिडिटी एसिड्स की होती है। नहीं, एसिडिटी बेस की होती है और बेसिडिटी एसिड की होती है। एसिडिटी बेस की होती है और बेसिडिटी एसिड की होती है। अब भाई ये होता क्या है? तो सबसे पहली चीज आती है बेसिडिटी ऑफ एसिड। ये समझते हैं। देखो, जब भी हम किसी एसिड को पानी में डालते हैं, तब वो अपने आयंस में टूट जाता है ना। कि जैसे HCl है, तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है ना। है ना। तो बेसिडिटी वो वैल्यू है कि जब कोई एसिड पानी में डालकर डिसोसिएट हो रहा है, तब वो कितने हाइड्रोजन रिलीज करता है। कितने हाइड्रोजन रिलीज करता है, उसको कहते हैं उसकी बेसिडिटी। ठीक, अब देखो मैं बताता हूँ। अब जितने भी हाइड्रोजन लिखे हैं ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में उतने ही आंसर आपका होता है। जैसे H2SO4 है, तो यहाँ पे वो 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है। HNO3 है, H कितने दे रखा है? 1, तो 1 ही रिलीज करेगा। HCl है, H कितने दे रखा है? 1, 1 ही रिलीज करेगा। H3PO4 है, H कितना दे रखा है? 3, तो इसकी बेसिडिटी हो जाएगी 3। अब सवाल आता है कि H3PO3 है। तो यहाँ पर जो है ना, ये एक्सेप्शन है कि यहाँ पे 2 रिलीज करता है। भले यहाँ पे H3 लिखा है, लेकिन ये सिर्फ 2 रिलीज कर पाता है, 2 हाइड्रोजन ओनली। और वहीं अगर हम बात करें H3PO2 की, H3PO2 की, तो ये केवल 1 हाइड्रोजन ओनली। तो ये तीनों का केस बनता है ना। देखो, H3PO4 तब ये 3 दे रहा था बेसिडिटी, मतलब 3 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा था। लेकिन जब वो H3PO3 हुई, तब वो सिर्फ 2 कर पा रहा था। और जब H3PO2 हुई, तब वो 1 हाइड्रोजन रिलीज कर पा रहा था। अब यार, इसका कोई भी रीज़न नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है, पता नहीं कहाँ से एक्सेप्शन है। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये एक्सेप्शन याद होना चाहिए। बाकी ऊपर के एक बार को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि फिर तो आपको पता ही है कि भाई अगर किसी के आगे 2 लिखा है तो 2 है, 3 लिखा है तो 3 है। लेकिन ये जो है ना, ये इकलौता एग्जाम्पल और एक्सेप्शन है, तो ये याद होना ज़रूरी है। वहीं अब आता है एसिडिटी। जैसे बेसिडिटी में हमने देखा कि हाइड्रोजन कितने रिलीज हो रहे हैं, एसिडिटी में हम देखेंगे कि OH- यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने रिलीज होते हैं। तो देखो, NaOH में हाइड्रोक्सिल कितना है? OH सिर्फ 1। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितना है? OH2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कितना है? MgOH2, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2। ऐसे करना है।
ओके, चलो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी है, पहले तो डेफिनेशन याद होनी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की डेफिनेशन याद होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेशन से ही फॉर्मूले बन जाते हैं बच्चा। ठीक है, तो देखो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, बोलो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट इन पर लीटर सोल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट इन पर लीटर सोल्यूशन। अब देखो हमने मास ऑफ सल्यूट सुना है, हमने वेट ऑफ सल्यूट सुना है, हमने वॉल्यूम ऑफ सल्यूट सुना है, ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज़ आ गई? तो देखो सबसे पहली चीज़ होती है ग्राम इक्विवेलेंट को समझना। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं है, बस एक रेशो है कि कितना आपको सैंपल का वेट दे रखा है अपॉन उसके इक्विवेलेंट मास का। ठीक, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सैंपल अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सैंपल। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सैंपल अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सैंपल। ठीक, जितनी बार मैं बोल रहा हूँ ना तब बार आप भी बोला, आपको भी याद हो जाएगा ऐसे। तो देखो अब हमने ग्राम इक्विवेलेंट तक की तो बात कर ली। ठीक, अब बारी आती है कि नॉर्मेलिटी क्या चीज़ थी। नॉर्मेलिटी थी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन पर लीटर सोल्यूशन। ठीक, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बना? ग्राम इक्विवेलेंट इन पर लीटर सोल्यूशन। पर लीटर यहाँ पे मतलब आ गया वॉल्यूम से। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बना? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ सैंपल अपॉन इक्विवेलेंट मास लिख सकते हैं ना। और अभी हमने एक चीज़ और देखी थी कि इक्विवेलेंट मास को भी हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम कॉन्सेप्ट समझें तो इक्विवेलेंट मास को हम क्या लिखते थे? मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उस चीज़ को ना मैं एन से लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ गेन या लॉस को मैं एन से लिख रहा हूँ। ठीक, तो अब ये कैसे हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, हमें पहुंच चुके हैं यहाँ तक, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले तक। अब भाई एक बात याद करो, थोड़ा सा धुंधला धुंधला से याद करो कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपन किस चीज़ को बोलते थे? सही जा रहे हो बिल्कुल। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास हम बोलते थे मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, चलो अभी आप उसे छोड़ो। ठीक, तो अगर आपको कभी मोल दे दिए तो आप यहाँ पे मोल्स रख देना। ओके, वैसे देगा नहीं आपको। तो ये बात अभी हमने करी लीटर में। अगर ये हमें मिली लीटर में दे दे वॉल्यूम, तब फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी देखो। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000, बी हमें दिया हुआ है मिलीलीटर में, इंटू एन, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर मिलीलीटर में दे रखा होगा तो। अब थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा ना याद करो कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें हम पढ़ते थे कि मोलैरिटी क्या होती थी। तो मोलैरिटी होती थी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन।
अब देखो वेट अपन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और वी हमें पर लीटर दे ही रखा है। तो भाई ये सारा मिलाकर एन फैक्टर छोड़ के ये तो मोलैरिटी बता रहा है ना। तो हो जाएगा मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ये है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है। एक ये क्योंकि वो आपको मोस्टली वॉल्यूम आपको मिलीलीटर्स में ही देगा, लीटर में बहुत कम देगा। अब देखो एन फैक्टर जो है, एन फैक्टर हमने निकाला ना क्या क्या होता है। एन फैक्टर होता है कि कितने का घाटा या फिर फायदा हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, वो चीज़ थी। लेकिन एन फैक्टर को पता है एक और चीज़ भी बोलते हैं। जैसे मान लो आपको कोई एसिड दे दिया, ठीक, और एसिड में हम निकाल नहीं पा रहे एन फैक्टर उसका, ठीक है, तो आप एन फैक्टर को एसिड के केस में उसकी बेसिसिटी ले सकते हो, और एसिड के केस और बेस के केस में उसकी एसिडिटी भी ले सकते हो, ठीक है। एन फैक्टर को आप ऐसे भी ले सकते हो, क्वेश्चन से समझते हैं। 0.2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी, इतना सा सवाल आएगा बस। पहले देखो क्या फॉर्मूला है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी कितनी रखी है, 0.2, पहले तो लिख लो मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.2 मोलर। अब आता है एन फैक्टर। तो ये एन फैक्टर, तो ये जो है हमारा एसिड है, ठीक, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, H2SO4। H2SO4 हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2, ठीक। तो फॉर्मूला में डालेंगे 0.2 इंटू 2, 0.4 नॉर्मल, ठीक है। अब देखो ये अगला सवाल है, 0.3 मोलर H3PO3, फाइंड नॉर्मेलिटी। तो पहले तो मोलैरिटी लिख लो, 0.3 दे रखी है भाई, और एन फैक्टर में हम डाल देंगे 3 लिखेंगे, नहीं, H3PO3 दे रखा है यहाँ पे आपको, और H3PO3 का हमने पढ़ा था एक्सेप्शन की, H3PO3 हमारा 2 हाइड्रोजन देता है, तो इसका एन फैक्टर कितना लिखा जाएगा, 3 नहीं लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। इसका एन फैक्टर लिखेंगे 2 नॉट 3, ठीक। तो इसका जो नॉर्मेलिटी आएगी वो आएगी 0.3 इंटू 2, 0.6। अब एक सवाल और है, इफ 7 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 250 ml सोल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी, ठीक। तो अब देखो सवाल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहला स्टेप गिवन लिखो, 7 ग्राम दे रखा है, तो वेट ऑफ सैंपल कितना है, 7 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास जब आप सॉल्व करके निकालोगे तो H2SO4 का शायद 98 आता है, चेक कर लेना आप एक बारी। ठीक है, वॉल्यूम आपको कितना रखा है, 250 ml, 250 ml दिया है, और क्या दे रखा है, एन फैक्टर। H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो एन फैक्टर हो गया 2। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सैंपल मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू एन फैक्टर। ठीक है, अब देखो वेट क्या दे रखा है, 7 ग्राम, 7 डाल दो, अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, 98, 98 लिख दो, इंटू ऊपर 1000 कर रखा है वो भी लिख दो, वॉल्यूम कितना रखा है 250, तो 250 लिख दो, इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है इसका 2, तो इंटू 2। तो ये आपको करना पड़ेगा सॉल्व।
और आपको आंसर निकालना पड़ेगा। देख के लग रहा होगा कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो पहले 0 से 0 काट दो, और देखो 25 इंटू 4 100 ही होता है, 1/4। ठीक, देखो ये 2 है, इस 2 से ये काट दो, ये आएगा 49। और याद करो 7 7 जा 49, 7 7 जा, तो आंसर आएगा अपना 4/7। ये अपना आंसर आएगा। तो आपको बस सवाल करने का सबसे आसान तरीका है, पहले गिवन लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूले में वैल्यू डालो। ओके, हाँ। तो उस दिन बस हमारा एक ये टॉपिक रह गया था, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये होते क्या है, देखो मैं बताता हूँ। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन या फिर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो होता है वो तब होता है जब आपके रिएक्टेंट वाला साइड, ये वाला साइड रिएक्टेंट वाला साइड होता है ना, जब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड प्रेजेंट हो। ठीक है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, MnO2 प्लस CrO2 गिव्स CrO4, ऐसा कुछ देख रहे थे कि मतलब रिएक्टेंट के साइड में दो दो चीज़ें प्रेजेंट थी। अब रिएक्टेंट की साइड में प्रेजेंट है सिर्फ एक चीज़, सिर्फ एक चीज़। तब आपका आंसर या तो इंट्रामोलिकुलर होगा या फिर डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। अब इनके अंदर का डिफरेंस समझते हैं क्या क्या है। जब देखो, अगर यहाँ पे आपको पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए तो आप निकालोगे क्या, वो फिक्स है कि +1 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की पूछी जाए तो होती है यहाँ पे -2। और क्लोरीन की क्लोरीन की निकालोगे तो कितनी आएगी, -2 + -6 -5, क्लोरीन की आएगी +5। और यहाँ पे देखो के की तो +1 ही है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे फ्री फॉर्म में आ गया, फ्री फॉर्म में कुछ भी नहीं है ऊपर, ना माइनस ना प्लस, तो ऑक्सीजन की हो गई 0। और Cl की यहाँ पे कितनी है, 1 + x = 0, तो Cl यहाँ पे -1। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है, बढ़ गई -2 से 0 आई है, तो ये हो गई है इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। और वहीं क्लोरीन का +5 से -1 हुआ है, +5 से -1 हुआ, तो डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन या इंट्रामोलिकुलर कंपाउंड। कैसे कंपाउंड, जहाँ पर आपका एक कंपाउंड हो रिएक्टेंट वाली साइड, ठीक है, और उसके एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, और एक एलिमेंट का रिडक्शन, जैसे क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ठीक, अब जैसे देखो, अब इस क्वेश्चन में आता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो हाइड्रोजन की तो हम निकालते ही नहीं है, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो तो बिचौलिया है ना, +1 -1 में नाचता रहता है, तो हम क्यों निकालें उसकी, तो हम निकालते नहीं है। वही बात आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन ये क्या है, अब हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1 होगी। यहाँ पे निकालो, यहाँ कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी +2 + x = 0, x आएगी यहाँ पे -2। और यहाँ पे तो फ्री फॉर्म में, यहाँ तो ना प्लस है ना माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगी 0। अब देखो ये -1 से -2 गया, मतलब घट गया, तो ये चीज़ तो हो गई रिडक्शन।
और ये -1 से 0 पे गया, तो ये चीज़ तो हो गई ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरीके के रिएक्शन जहाँ पर एक ही एलिमेंट, अब देखो यहाँ पे सारे ऑक्सीजन की चर्चा हो रही है ना, हर जगह ऑक्सीजन 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 की चर्चा करी हमने कि भाई ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीजन का ही रिडक्शन हो गया, तब उन तरीके के रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक, और जो ऊपर इंट्रामॉलिक्यूलर था, यहाँ पर क्या हुआ था कि कंपाउंड तो एक ही है, लेकिन उसके एक एलिमेंट का, ऑक्सीजन का हुआ था ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हुआ था रिडक्शन। यहाँ पर भी कंपाउंड एक ही है, ठीक, लेकिन यहाँ पे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे 2 एलिमेंट का हो रहा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक, चलो लिख देता हूँ मैं, कंपाउंड 1, आगे लिखोगे ऑन रिएक्टेंट साइड, ऑन रिएक्टेंट साइड। ठीक, ठीक है, और 2 एलिमेंट, एक कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। 2 एलिमेंट ही इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन भी हो रहा है, क्लोरीन भी हो रहा है, और यहाँ पर देखो डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होता है, कंपाउंड एक ही रहेगा ऑन रिएक्टेंट साइड, ये आप लिखोगे, ठीक है, ऑन रिएक्टेंट साइड, और 1 एलिमेंट इन्वॉल्व इन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का ही रिडक्शन हुआ, तो इस तरीके के रिएक्शन होते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो एक ना स्टेटमेंट है, वो असर्शन रीजन में आती है, तो वो आप समझ लो, लिख लो या रट लो, ठीक, क्योंकि वो आती है, ऑल proportionation reaction are intramolecular, but all intramolecular reaction are not disk proportional। ठीक है, तो बस ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, इसे रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में यहीं से पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको सब समझ आ गया हो। ठीक है, चलो अब आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, सब क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चा, बाय बाय।